नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 15 में प्रदत्त निर्वाचन को लेकर प्रावधानों की। इससे पहले कि हम विधिवत इसके प्रावधानों का अनुच्छेदों का अध्ययन शुरू करें, एक बात हम स्पष्ट कर लें कि भाग 15 संविधान का बहुत विस्तृत भाग नहीं है। मतलब कि जो प्रावधान दिए गए हैं इसके द्वारा भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण नियमित नहीं किया जा सकता है। वरन इसी भाग में अनुच्छेदों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संसद और यहां तक कि भारत के अंदर जो राज्य हैं इनके विधान मंडलों को यह अधिकार दिए जाते हैं कि विधि द्वारा वो निर्वाचन की प्रक्रिया को नियमित कर सकते हैं। तो बाकी अनुच्छेदों द्वारा 324 से 329 अनुच्छेदों द्वारा एक व्यापक स्तर पर या फिर बड़े स्तर पर निर्वाचन की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कुछ प्रावधानों की व्याख्या की गई है। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सबसे महत्वपूर्ण संस्था अनुच्छेद 324 के द्वारा दिया गया भारतीय निर्वाचन आयोग। एक स्वायत्त आयोग जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा सके। अब सबसे पहले इसमें यदि हम संयोजन देखें भारत निर्वाचन आयोग का, तो संविधान का 324 अनुच्छेद ये कहता है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और साथ ही अन्य चुनाव आयुक्त इसमें नियुक्त किए जा सकते हैं जो कि राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं। तो यदि हम संयोजन की बात करें कि कितने इसमें सदस्य होंगे, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, यह पद तो होगा ही, परंतु साथ में जो बाकी चुनाव आयुक्त हैं उनकी गिनती कितनी होगी यह समय समय पर राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। राष्ट्रपति का मतलब यहां पर जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वह यह तय कर सकता है। अब यदि हम भारत के मुख्य चुनाव आयोग की शुरुआती दौर की अगर हम अध्ययन करें तो उसमें एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो हम कह सकते हैं कि एक सदस्य आयोग के तौर पर इसको स्थापित किया गया और फिर भारत में इसी मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा जो भिन्न भिन्न निर्वाचन प्रक्रियाएं हैं, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के हो या फिर प्रदेश स्तर पर जो राज्य के विधानमंडल हैं उनकी इकाइयों के चुनाव कराए गए। अब इसके साथ पहले तो ये याद रखा जाए कि प्रारंभिकी में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयोग जो भारत का है ये कौन कौन सी इकाइयों के चुनाव कराने का कार्य करता है। तो इसमें याद रखेंगे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, इस पद का चुनाव भी जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है इसी के द्वारा किया जाता है। और फिर बात चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की, और प्रदेश स्तर पर चाहे वो राज्य की विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उनका चुनाव भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाता है। और क्योंकि हम पंचायती राज पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि जो राज्य स्तर पर चुनाव आयोग है वह स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का कार्य करता है जिसमें नगर पालिकाएं और पंचायतें शामिल हैं। अब हम बात आती है इसके ऊपर कि भाई इसमें कितने और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। तो इसमें एक हम याद रखेंगे कि साल 1989 में बहुसदस्य आयोग की स्थापना की गई। मतलब साल 1989 तक सिर्फ एक सदस्य आयोग था, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती थी और यह आयोग अपना काम कर रहा था। लेकिन साल 1989 में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कर दी गई। तो आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था साल 1989 में, क्योंकि इस दौरान 61वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया भारतीय संसद द्वारा और भारत में मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो जब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष होती है मतदान की आयु, तो फिर बहुत सारे युवा उनको अधिकार मिल गया मतदान करने का। इसके लिए उनको मताधिकार देने के लिए उनका नाम मताधिकारों की सूची में शामिल करने के लिए ज्यादा काम बढ़ गया हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर। तो इसी के साथ 2 चुनाव आयुक्त इनको अतिरिक्त दे दिए गए। बाद में उनको 90 के दौरान हटाया गया, परंतु हमें यह याद रखना है कि 1992 के बाद से आज तक यह 3 सदस्य आयोग है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और साथ ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस आयोग के अंदर की जाती है। आगे देखते हैं तो कार्यकाल याद रखेंगे 6 वर्ष का है और साथ ही योग्यता यह संविधान के तहत प्रदान नहीं की गई है।
अनुच्छेद 324 योग्यता के बारे में बात नहीं करता है कि चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास क्या अर्हताएं होनी चाहिए, परंतु इसका यदि हम इतिहास देखें तो ज्यादातर लोक सेवकों को, वो चाहे रिटायर्ड आईएएस हों, इस तरह के लोगों को ज्यादा वरीयता दी गई है चुनाव आयोग के अंदर। और साथ ही यहां पर यह याद रखेंगे कि जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मतलब मुख्य चुनाव आयोग में चाहे वो सदस्य हों चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों, ये सरकार ही नियुक्ति करती आ रही है। परंतु इस पर अभी कुछ ही महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा एक समिति तय करेगी कि किस व्यक्ति को भारत के चुनाव आयोग में नियुक्ति दी जाएगी। तो इस वक्त प्रारंभिकी में जो प्रश्न बन सकता है वो बाकी सब बिंदुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा अब कौन सी समिति है जो यह तय करेगी कि भारत के चुनाव आयोग में किन लोगों की नियुक्ति होगी। तो हम उसको याद रख लेंगे कि एक समिति बनाई जाएगी और इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री होंगे, साथ ही नेता विपक्ष होंगे लोकसभा के अंदर। तो जो भी लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं वो इस समिति के अंदर होंगे, परंतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि लोकसभा में नेता विपक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है तो लोकसभा के अंदर जो भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसके नेता को आमंत्रित किया जाएगा इस समिति में भाग लेने के लिए। और साथ ही इस समिति में होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहां पर होंगे। और ये 3 सदस्य समिति अब उन व्यक्तियों का चुनाव करेगी जो भारत के निर्वाचन आयोग में नियुक्तियां करेगी। अब इस सबको लेके विवाद क्या था, तो विवाद भी हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 324 में जो पूरी प्रक्रिया दी गई थी नियुक्ति के बारे में, उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे, परंतु साथ ही ये लिखा गया था कि इस संबंध में जब तक भारतीय संसद कोई विधि स्थापित नहीं कर देती है तब तक राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब जो संवैधानिक दायित्व था संसद का वह यह था कि इसके लिए किसी विधि का निर्माण किया जाए। परंतु आजादी के इतने साल बाद भी, संविधान के लागू हो जाने के इतने साल बाद भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकारें बनाई हैं, लोकसभा में उनकी गिनती भी आई है, बहुमत भी आया, परंतु किसी भी राजनीतिक दल ने इस संबंध में किसी विधि को नियमित नहीं किया, कोई कानून इसके संबंध में नहीं बनाया गया। तो अब चुनाव आयोग में निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां की जाएं, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस समिति का सुझाव दिया है। लेकिन साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह भी लिखा हुआ है कि यह समिति तब तक ही नियुक्तियां करेगी जब तक भारतीय संसद इस संबंध में किसी विधि को नियमित नहीं कर देती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि भारतीय संसद इस संबंध में आज कोई कानून पास कर दे, अगले सत्र में कोई कानून पास कर दे, तो फिर चुनाव आयोग में नियुक्तियां उस कानून के द्वारा की जाएंगी। उस कानून में जिस भी संस्था को यह शक्ति दी जाएगी या उसमें किसी और समिति की बात की जाएगी उसके पास ये शक्तियां होंगी। तो याद रखें कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा नियुक्ति के लिए एक समिति है जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, लोकसभा और साथ में मुख्य न्यायाधीश होंगे। परंतु यदि भविष्य में संसद इस संबंध में किसी कानून को पारित करती है तो वो कानून सर्वमान्य होगा, तब यह समिति काम नहीं करेगी। अब हम आगे चलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हटाने की क्या प्रक्रिया है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना हो तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इस पर भी काफी हंगामा है कि इस प्रक्रिया में भी सुधार की जरूरत है। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की बात आती है, उनको पदच्युत करने की बात आती है, तो फिर यहां पर है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब क्योंकि हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ चुके हैं और उसमें हम देख चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना एक बहुत ही सघन प्रक्रिया है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, और उसमें भारतीय संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। उसमें हमें विशेष तरह की बहुमत की जरूरत होती है और एक ही सत्र में वो सारी प्रक्रिया को पूरा करना होता है। तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इससे हम यह समझ पाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना एक मुश्किल काम है और इसी के लिए जो
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये काफी हद तक एक सुरक्षित पद है। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त यदि अपनी मर्जी से कोई ऐसे निर्णय लें जिसमें सत्ताधारी दल के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो, तब भी वो ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को पता है कि मुझे पद से हटाना इतना आसान कार्य नहीं है, और जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल है वो अपनी मर्जी से तो मुझे बिल्कुल नहीं हटा सकता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव पारित करना होगा भारतीय संसद के अंदर। तो ये तो काफी हद तक सुरक्षित है। परंतु जब हम इसकी तुलना करते हैं अन्य चुनाव आयुक्तों से, तो फिर अन्य चुनाव आयुक्त जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया कहती है कि उनको पद से हटाया जा सकता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त उनको हटाने की सिफारिश करें और सीधा राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की एक सिफारिश और फिर राष्ट्रपति जी आदेश द्वारा चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटा सकते हैं। अब यह प्रक्रिया इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि जब हम शक्तियों की कार्यों की बात करते हैं या फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की शक्तियों में भी क्या कोई भेद है, क्या कोई फर्क है, तो हम यह पाते हैं कि कोई भेद नहीं है। मतलब उदाहरण के तौर पे यूं समझें कि मानिए ये 3 सदस्य एक आयोग है और किसी बात के ऊपर यदि सदस्यों में और मुख्य चुनाव आयुक्त में कोई मतभेद आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय को ही अंतिम मान लिया जाएगा, वरन हम यह समझते हैं कि फिर कहीं ना कहीं फैसला बहुमत से होगा। तो उस स्थिति में यदि 2 मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी किसी एक बात पर राजी हैं, तो इनकी बात को या इनके निर्णय को लागू किया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय को नहीं। तो जब हम देखते हैं कि शक्तियों में कोई भेद नहीं है, तो फिर हटाने की प्रक्रिया में भेद क्यों किया गया है? तो जो पहला सुधार हम कहीं ना कहीं भारत के निर्वाचन आयोग में चाहते हैं, उसमें से एक गंभीर जो सुधार है वो ये है कि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनको हटाने की प्रक्रिया भी मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी ही कर दी जाए। साथ ही बस एक तथ्य याद रखेंगे कि पद से हट जाने के बाद या फिर यूं कहें कि सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें क्या कोई और सरकारी नियुक्ति दी जा सकती है? तो हाँ, इस पर कोई रोक नहीं है, सरकारी नियुक्ति इनके पद के हट जाने के बाद इनको दी जा सकती है। आगे आते हैं और समझते हैं कार्य और शक्तियां भारत के निर्वाचन आयोग की। इसमें अनुच्छेद 324 और इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो ये हैं कि निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण यह भारत के निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी होगी। मतलब जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति से लेके विधानसभाओं, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का जो भी निर्वाचन है, निर्वाचन प्रक्रिया है, उसके अधीक्षण की जिम्मेवारी, उसको निर्देशित करना और साथ ही उसके ऊपर नियंत्रण रखना, यह सब कार्य भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय के भिन्न भिन्न निर्णयों में यह कहा गया है कि ये जो शब्द हैं 324 अनुच्छेद में, इन सब को आप व्यापक तौर पर इस्तेमाल करेंगे या फिर हम कहें कि इनको जो मतलब देने हैं, इनकी जो व्याख्या करनी है वो उदार व्याख्या की जाएगी, सीमित व्याख्या नहीं। जब हम इन शब्दों के उदार व्याख्या की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि भारत के निर्वाचन आयोग को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां देनी है, ऐसी सभी शक्तियां जो भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को उसके अधीक्षण में सहायता कर सकें, इसके साथ निर्देशन में सहायता कर सकें और चुनाव आयोग निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर नियंत्रण भी रख सके, ऐसी समस्त शक्तियां भारत के निर्वाचन आयोग को देनी होंगी। और फिर यदि हम देखें कि इसके अलावा प्रारंभिकी में कथन के तौर पर ऐसी कौन सी कार्य और शक्तियां हैं जो निर्वाचन आयोग के पास है, तो कुछ मुख्य शक्तियां और कार्य ये हम कथन के तौर पर भी याद रखेंगे प्रारंभिकी के लिए। तो जैसे मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर इसको संशोधित करना। भाई यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो यह भी लाजमी है कि मतदाता सूची से उसका नाम हटा दिया जाए। यदि कोई मतदाता है जो अब मतदाता के तौर पर अयोग्य हो चुका है तो उसका नाम भी सूची से हटा देना। और खासकर जो नए मतदाता हैं, जैसे भारत में एक बड़ा युवा वर्ग है और हर साल करोड़ों लोग मतदान का अधिकार प्राप्त कर जाते हैं क्योंकि वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर समय समय पर मतदाता सूची में संशोधन करना यह भी भारत के निर्वाचन आयोग की ही शक्तियां हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना कि कौन कौन से राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, और इसके आगे राजनीतिक दल की पहचान करना और उनको
प्रतीकों का आवंटन करना, खासकर इसमें कौन सा प्रतीकों का आवंटन, जो चुनाव चिन्ह है, प्रतीकों से भी ज्यादा सही शब्द होगा चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। मतलब भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर अपना चुनाव लड़ेगी, उसके अलावा आम आदमी पार्टी झाड़ू के निशान पर, या फिर बहुजन समाज पार्टी वो हाथी के निशान पर। तो ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं, यहां तक कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कौन से चुनाव चिन्ह पर अपना निर्वाचन लड़ेंगे या अपना चुनाव लड़ेंगे, यह भी भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। आगे चलें तो चुनाव की तारीख तय करना और चुनाव के कार्यक्रम को अधिसूचित करना। जैसे हम जानते हैं कि भारत में जब निर्वाचन प्रक्रिया होती है, चुनाव होते हैं, अब चरणबद्ध तरीके से चुनाव होते हैं। जैसे लोकसभा की बात कर लें तो 1 महीना तो मतदान में ही लग जाता है। भारत के कुछ राज्य पहले चरण में मतदान करेंगे, फिर कुछ राज्य दूसरे चरण में। तो चरण में जो चुनाव की प्रक्रिया है, कौन से चरण में कौन से राज्य में मतदान होगा, यह भी भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग ही तय करता है। फिर आते हैं आचार संहिता को निर्धारित करना। अब आचार संहिता क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है, आगे देखेंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं, इनको आकाशवाणी या दूरदर्शन पर निशुल्क प्रचार के समय की अनुमति देना। अब यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले जो निर्वाचन आयोग है भारत का, इन्होंने 3 जो हमारे राष्ट्रीय दल थे उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी है। तो उसके आधार क्या हैं, कैसे मान्यता दी जाएगी या समाप्त की जाएगी, इस पर भी आगे बात करेंगे। साथ ही सांसदों को अयोग्य ठहराने के बारे में राष्ट्रपति जी को सलाह देना। तो जो भी सांसद किसी भी वजह से यदि अयोग्यता के स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो लाभ के पद पर आ गए, तो लाभ के पद एक अयोग्यता है किसी भी सांसद के लिए, तो फिर राष्ट्रपति जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। परंतु राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पर निर्णय लेंगे? क्या मंत्रिपरिषद की सलाह पर? नहीं, यहां पर राष्ट्रपति जी चुनाव आयोग की सलाह पर ही निर्णय लेते हैं। फिर आगे देखें तो फिर विधायकों की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह देना। ऐसे ही यदि कोई विधायक है वो अयोग्य हो जाते हैं, हम यहां पर दल बदल के कानून की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। दल बदल के कानून पर निर्णय लेने की शक्ति सभा के पीठासीन अधिकारी को, अध्यक्ष को होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अन्य अयोग्यताओं के बारे में, जैसे भारत की नागरिकता खो देना, या फिर दिवालियापन है, पागलपन है, या फिर लाभ का पद है, तो इन सब पर राज्य के राज्यपालों को सलाह देने का कार्य भी भारत का चुनाव आयोग करता है। और साथ ही यदि किसी भी चुनाव में यह पाया जाता है कि कोई धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, हिंसा आदि इत्यादि हुए हैं, तो फिर इस स्थिति में चुनाव को रद्द कर देना, फिर अगली किसी तारीख पर चुनाव कराने, यह सब कार्य एवं शक्तियां हैं हमारे निर्वाचन आयोग के पास। अब जब हम अनुच्छेद 324 और साथ ही चुनाव आयोग को समझ चुके हैं, तो फिर भाग 15 में जो बाकी अनुच्छेद हैं वो निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में क्या विधि प्रदान करते हैं, यह समझ लेते हैं। तो इसमें जो बाकी अनुच्छेद हैं उनमें है 325, 326, 327, 328 और 329 अनुच्छेद। अब इसमें देखें तो 325 अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक ही सामान्य मतदाता सूची होगी और उस मतदाता सूची में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह याद रखा जाए कि भारत उन चुनिंदा देशों में एक है जिन्होंने आजाद होते ही अपने सभी नागरिकों को समान भाव से समान मताधिकार दिया है और किसी के साथ भी धर्म, नस्ल, जाति या यहां तक कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। बहुत सारे देश जो आज लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं सारी दुनिया को, यदि उनके लोकतंत्र का अध्ययन हम करें तो देखेंगे कि उन देशों में महिलाओं को जो मताधिकार है वो बहुत देरी से दिया गया है। तो याद रखें कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग इन सब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है मताधिकार के बारे में, और सबके मत का मूल्य भी समान ही होगा। और इसी के साथ एक इससे भी अहम अनुच्छेद, और वो है अनुच्छेद 326, जिसके द्वारा भारत के नागरिकों को मताधिकार दिया गया है। अब इसमें मतदान का अधिकार जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मतलब 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उसको धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के भेदभाव के बिना मताधिकार होगा। हाँ, शुरुआती दौर में यह आयु सीमा 21 वर्ष थी और हम बात कर चुके हैं 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
राजीव गांधी जी के समय में इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया है और आज 18 वर्ष के ऊपर का हर भारतीय नागरिक मताधिकार रखता है। और फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 327 और 328। अब जैसे हमने शुरुआत में ही बात की थी कि यह भाग संविधान का बहुत विस्तृत नहीं है। जैसे इससे पहले हमने संसद का भाग पढ़ा है या फिर हमने न्यायालयों का भाग पढ़ा है, हमने मौलिक अधिकार पढ़े, वो अपने आप में बहुत विस्तृत हैं। हर छोटी से छोटी बात वहां पर प्रावधान के तौर पर सम्मिलित की गई है, दर्ज की गई है, परंतु यहां पर इतना विस्तृत भाग आपको देखने को नहीं मिलता। तो इतना ही मुख्य कार्य हुआ और साथ में 327 अनुच्छेद में यह उद्घोषणा की गई कि भारत का संसद जो है वो चुनाव के संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखता है। तो भारतीय संसद को अधिकार दे दिया गया, भाई इससे इतर यदि आपको किसी भी विधि की, किसी कानून की जरूरत है तो संसद द्वारा आप पारित कर लीजिएगा। और इसी के साथ 328 अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के विधान मंडलों के पास भी यही शक्ति होगी। यदि चुनाव की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए किसी विधि की जरूरत है तो राज्य के विधान मंडल भी ऐसे कानूनों को पारित कर सकते हैं। अच्छा, इस पर तो हम स्पष्ट ही हैं। यदि चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित किसी विधि को राज्य के विधानमंडल और भारतीय संसद दोनों बना लेते हैं तो फिर भारतीय संसद के ही कानून को लागू किया जाएगा। और फिर याद रहे कि भारत में जो भी चुनाव प्रक्रियाएं हैं वो चाहे लोकसभा राज्यसभा की हो, चाहे हम राज्यों की बात कर लें जिसमें हमारे विधायक हैं या फिर जो विधान परिषद हैं उनके सदस्य हैं, तो इनकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के प्रावधानों से कम वरन भारतीय संसद की विधि द्वारा अधिक नियमित किए जाते हैं। जैसे 327 अनुच्छेद से जो शक्तियां भारतीय संसद को मिली उनका भरपूर लाभ उठाते हुए भारतीय संसद ने पास किए हैं जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। और भारत में वो चाहे विधायक के चुनाव हो चाहे संसद के सांसदों के चुनाव हो, वो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 की विधि द्वारा ही नियमित किए जाते हैं। वहां पर बहुत सारे प्रावधान हैं और इससे अतर जो बनाए हैं कानून भारतीय संसद ने, वो चाहे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अलग कानून हो या फिर जो अधिसीमन के लिए हमारे पास एक आयोग है उसके लिए भी जो कानून बनाया गया है वो भी अनुच्छेद 327 की शक्तियों द्वारा भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए हैं। तो हम इस स्थिति पर भी स्पष्ट हो जाते हैं कि भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है वह संसद की विधियों द्वारा, संसद के कानूनों द्वारा ज्यादा नियमित की जाती है और भारतीय संविधान में उसको लेके स्पष्ट प्रावधान कम ही दिए गए हैं। और अंत में बात आती है 329 अनुच्छेद की, तो इसमें कहा गया है यदि भारतीय संसद ऐसा कानून पारित करती है जिसमें न्यायालयों पर रोक लगाई जाती है कि वो निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कानून भी सर्वथा उचित माने जाएंगे, उनको असंवैधानिक करार नहीं दिया जाएगा। तो यह भी कथन याद कर लें कि भारतीय संसद कानून द्वारा न्यायालयों पर रोक लगा सकती है कि वह निर्वाचन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और यह उद्घोषणा अनुच्छेद 329 में की गई है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून। यह भी भारत की निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक अति महत्वपूर्ण कानून है, परंतु मूल संविधान में ऐसे किसी कानून का वर्णन नहीं किया गया था और इसको तो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और अनुसूची 10 जोड़ी गई है। अब देखिए, एक तो राजीव गांधी साहब के कार्यकाल के दौरान वैसे तो कई महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन हुए हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से आप दो जरूर याद कर लें। एक तो वो आते ही कर देते हैं और एक जब उनकी सरकार जाने वाली थी तब होगा। तो एक तो है 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में जिसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया, और एक जाते हुए करेंगे 61वां संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब 52वें संवैधानिक संशोधन और दल बदल विरोधी कानून के अंदर ऐसा क्या है, तो देखिए, एक तो प्रारंभिकी में इससे सवाल बारंबार पूछा गया है और बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग भी ये पूछ चुका है कि बस इतना बता दीजिए कि दल बदल विरोधी कानून आखिर किस अनुसूची में आता है। 5वीं अनुसूची में है, 8वीं में है, 10वीं में है, 12वीं में है। तो आप याद कर लेंगे अनुसूची 10 के अंदर ये दिया गया है और बहुत सारे राज्य स्तर के जो परीक्षाएं हैं उसमें यह पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन बता दीजिए कि कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संविधान में जोड़ा गया। तो आज हम याद कर चुके हैं
52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के अंदर। अब दल बदल विरोधी कानून आखिर है क्या? तो बात बस इतनी सी है कि ये उन दौर की बातें हैं जब सरकारें बहुत अस्थिर हुआ करती थीं, जब किसी भी राजनीतिक दल के सांसद या फिर विधायक, क्योंकि राज्यों में यह समस्या बहुत बड़ी थी, तो राज्यों के अंदर खासकर विधायक अपनी पार्टी छोड़कर, अपना राजनीतिक दल छोड़कर कभी भी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाया करते थे। इससे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति पैदा होती थी विधानसभाओं में, और फिर सरकारें रातों रात गिर जाया करती थी। मतलब हम ये जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए सदन के अंदर बहुमत होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में है जिसका बहुमत बहुत अधिक नहीं है, मान लीजिए 10 का बहुमत है, 15 का बहुमत है, कि मान लीजिए 50 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, उनके पास 55 है, 60 हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्षी दल हुआ करते थे वो कोशिश किया करते थे कि 5-10 विधायक इनके तोड़ लिए जाएं, चाहे उनको भय दिखाकर, चाहे उनको कोई लालच देकर अपने राजनीतिक दल में शामिल करना। उनको पद का ही लालच दे दिया जाता था कि भाई अभी तो तुम सिर्फ विधायक हो, हमारे राजनीतिक दल में आ जाइए, हम आपको मंत्री का पद दे देंगे। और कई बार धमकियां दे के, डरा धमका कर कि आपका ये घोटाला है, इसको जग जाहिर कर देंगे। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद के द्वारा कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के, खासकर सत्ताधारी राजनीतिक दलों के विधायकों को तोड़ने का काम करती थी विभिन्न राजनीतिक दल। और इससे बहुत गहरा राजनीतिक संकट हर वक्त सत्ताधारी दल के ऊपर बना रहता था। मुख्यमंत्री को यही डर लगा रहता था कि कल सुबह मुख्यमंत्री के तौर पर जागूंगा या रातों रात मेरी सरकार गिर चुकी होगी। ये वही दौर थे जब विधायकों के अपहरण किए जाते थे। जब भी विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता था विधानसभा के अंदर, तो विधायकों को अपहरण कर कर कहीं होटल, रिजॉर्ट, ऐसी जगहों पर जाकर रखा जाता था। तो इसी सारे समस्या से पार पाने के लिए भारतीय संसद ने पास किया दल बदल विरोधी कानून। अब इसमें दल बदल के ऊपर पूर्णतया रोक तो नहीं है भाई। अगर आप पूर्णतया ही रोक लगा देंगे कि आप दल बदल ही नहीं सकते हैं, तो जो एक स्वतंत्र राजनीतिक परिदृश्य होना चाहिए वही समाप्त हो जाएगा। जो एक लोकतंत्र की मूल भावना वह समाप्त हो जाएगी। फिर तो जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपने राजनीतिक दल के गुलाम ही बनकर रह जाएंगे। हमें दास प्रथा नहीं शुरू करनी है। तो फिर बस एक रोक लगाई गई है इस बात के ऊपर, या फिर एक भय दिया गया है कि दंड दिया जाएगा यदि आप राजनीतिक दल छोड़कर जाते हैं। मैं फिर से स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दल बदल विरोधी कानून से मतलब यह ना निकाल लें कि दल बदलने के ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध है। कोई भी किसी भी वक्त दल बदल सकता है, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत पैसों में नहीं है, वरन यह सांसदी या विधायकी की कुर्बानी देने के बाद होगा। कुर्बानी कैसे दी जाएगी तो देखते हैं। देखिए, किसी भी सदन के अंदर, वो चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है या विधानमंडलों के सदन है, वहां पर 3 तरह की सदस्यता होती है। एक वो सदस्य जो किसी राजनीतिक दल से चुनकर आए हैं, मतलब राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं और फिर उसके द्वारा चुनकर आए हैं। दूसरे हो सकते हैं आजाद उम्मीदवार, जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, खुद के बलबूते पर चुनाव जीतकर आ चुके हैं। और तीसरे नामित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब देखते हैं यह कानून क्या कहता है। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए क्या कानून है। तो राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए कानून यह कहता है कि यदि किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य जो सांसद या फिर विधायक है, यदि वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि वह सदस्यता छोड़ देता है या राजनीतिक दल से उसको बाहर कर दिया जाता है, तो इस आधार पर क्या किया जाएगा, उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब वो सांसद या फिर विधायक नहीं रह सकते। यहां पर अयोग्यता है वो बाधा जिससे हम उम्मीद करते हैं कि अपनी सदस्यता खोने के डर से अब राजनीतिक दल का कोई भी सांसद या विधायक अपना राजनीतिक दल छोड़कर नहीं जाएगा। और जब राजनीतिक दल छोड़ के जाने वाले सांसद या विधायक को अयोग्य ही करार कर दिया गया, तो अब जाकर दूसरे राजनीतिक दल को समर्थन नहीं कर पाएगा। अब समर्थन नहीं करेगा तो जो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति है कमोबेश वह उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अब इसके आगे देखें तो व्हिप का उल्लंघन करना। जैसे हम जानते हैं कि राजनीतिक दलों में एक परंपरा है व्हिप को नियुक्त करने की, और व्हिप के जो भी निर्देश होते हैं इसकी उल्लंघना नहीं की जा सकती है। तो फिर यदि व्हिप का उल्लंघन कोई करता है, जैसे मान लीजिए किसी खास दिन किसी बिल के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर मतदान किया जाना है, और कोई राजनीतिक दल कहता है कि हमारे सारे सांसद या फिर प्रदेश स्तर पर सारे विधायक मौजूद रहेंगे
और ना में मतदान करेंगे, लेकिन उस व्हिप का उल्लंघन कर दे कोई विधायक, वो या तो उस दिन उपस्थिति ना हो, या फिर अगर राजनीतिक दल ने कहा था कि हम ना में वोट करेंगे, या फिर किसी विधेयक के विरुद्ध हम मतदान करेंगे और वो समर्थन में मतदान कर दे, तो व्हिप के उल्लंघन पर भी हम दल बदल विरोधी कानून उस सांसद या विधायक के ऊपर लगा सकते हैं। तो याद रखें, यहां पर यदि किसी भी स्थिति में कोई विधायक या सांसद अपने राजनीतिक दल से टूटकर अलग जाता है, तो फिर उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लगाया जाएगा और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब यहां पर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है कि दल बदल पर रोक नहीं है, भाई आप छोड़ के जाना चाहे जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो कहे कि मैं सांसदी भी छोड़ता हूं पर अब इस राजनीतिक दल में रह नहीं पाऊंगा, मेरे इनसे किसी भी तरह के मतभेद हो चुके हैं, या फिर जो सरकारें काम कर रही हैं, मेरा राजनीतिक दल काम कर रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, अब मैं राजनीतिक दल छोड़ना चाहता हूं, मैं कोई और राजनीतिक दल उसमें शामिल होना चाहता हूं, तो आप हो सकते हैं। परंतु यदि आपने उस राजनीतिक दल के द्वारा, उसकी टिकट के द्वारा विधायकी या सांसदी ली है, तो आपको उसकी कुर्बानी देनी होगी। तो यहां पर अयोग्यता की बात है। आगे चलें तो स्वतंत्र सदस्य हैं। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि जो हम दल बदल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं, इसमें अयोग्यता उत्पन्न होती है एक सांसद या फिर विधायक के तौर पर। तो जो स्वतंत्र सदस्य हैं, मतलब जो आजाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं, इनके लिए नियम यह कहता है कि अगर आप कोई भी राजनीतिक दल और उसमें शामिल होंगे तो फिर आपकी सदस्यता चली जाएगी। इसका मतलब जो आजाद उम्मीदवार हैं, विधायक या सांसद बनने के बाद अब ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं उसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि आजाद उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन दे सकते हैं। समर्थन देना एक अलग बात है, राजनीतिक दल की सदस्यता लेनी ये अलग बात है। इनके ऊपर नियम ये कहता है कि आप राजनीतिक दल की किसी की भी सदस्यता नहीं लेंगे, और सदस्यता लेते हैं तो फिर आपके ऊपर भी दल बदल विरोधी कानून लगेगा और आपकी सदस्यता चली जाएगी। और फिर आते हैं नामित या मनोनीत सदस्य। जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से। तो इनके लिए कानून यह कहता है कि जब भी आपको मनोनीत किया गया, जिस तारीख से आपको मनोनीत किया गया है, उसके 6 महीने के भीतर भीतर आप किसी भी राजनीतिक दल और उसकी सदस्यता ले सकते हैं। परंतु 6 महीने बाद, आपके मनोनीत होने के 6 महीने बाद आप किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। और यदि आप किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेते हैं तो फिर आपकी भी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। सो 3 तरह के हमारे पास सदस्य हैं, वो चाहे लोकसभा की बात कर लें, चाहे विधानसभा की, या आप राज्यसभा और विधान परिषद की भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा है कि राजनीतिक दल वो अपनी राजनीतिक दल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, जाते हैं तो अयोग्य हो जाएंगे। ऐसे ही स्वतंत्र सदस्य, आजाद उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं, ये कोई भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं, सदस्यता चली जाएगी, अयोग्य कर दिया जाएगा। और ऐसे ही मनोनीत सदस्य, मनोनीत होने के बाद 6 महीने के भीतर भीतर कोई भी राजनीतिक दल और उसके जाके सदस्य बन सकते हैं। परंतु 6 महीने के बाद यदि ये किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो फिर इनकी जो सदस्यता है लोकसभा, राज्यसभा या बाकी की सदन की, वो सदस्यता चली जाएगी, ये अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। तो अब स्थिति यह स्पष्ट होती है कि कोई भी जो सांसद महोदय हैं या विधायक हैं, ये राजनीतिक दल छोड़कर नहीं जा सकते, और जाते हैं तो अयोग्यता का डर सताएगा, इनकी सांसदी या विधायकी चली जाएगी। तो क्या कोई ऐसी स्थिति है जो अपवाद के रूप में कार्य करती हो और कुछ सांसदों या विधायकों के पार्टी छोड़ जाने पर भी उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून ना लगाया जाता हो? तो इसमें एक अपवाद याद रखेंगे जो अनुसूची 10 में ही दिया गया है। इसमें एक आ गया है, यदि किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य यह उस राजनीतिक दल को छोड़कर जाते हैं और किसी और राजनीतिक दल में विलय करते हैं। मतलब ये दोनों शर्तें होनी चाहिए, किसी और राजनीतिक दल में विलय भी किया जा रहा है और कम से कम 2/3 सदस्य राजनीतिक दल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो राजनीतिक दल छोड़कर जाने वाले इन सदस्यों के ऊपर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगाया जाएगा, इनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो 2/3 सदस्यों का बाहर जाना और किसी और राजनीतिक दल से विलय कर लेना, यह दल बदल विरोधी कानून के अपवाद के तौर पर स्थापित किया गया है। जो हुआ है अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर, जो शिवसेना है,
तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, और इसमें आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल जो टीवी पर चलते हैं उनके माध्यम से ये खबरें तो देखी होंगी कि कितना घमासान चला था, कई दिन लंबा घमासान चला था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से शिवसेना के कुछ विधायक संतुष्ट नहीं थे और उन्हीं बागी विधायकों की अध्यक्षता या नेतृत्व कर रहे थे शिंदे साहब। तो एकनाथ शिंदे, जिसको शिंदे गुट कहा गया, और उनके साथ बहुत सारे विधायक वो शिवसेना छोड़कर जाते हैं। अब क्योंकि उनकी गिनती 2/3 से ज्यादा थी तो उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगाया गया है, बल्कि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर एक अलग से सरकार महाराष्ट्र के अंदर बना ली है और वही सरकार अभी भी चल रही है। एकनाथ शिंदे, उनकी सदस्यता तो छोड़िए, वो तो आज मुख्यमंत्री हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2/3 सदस्यों का नियम क्या कहता है। हाँ, इसमें यह भी याद रखेंगे कि 2003 से पहले ये जो 2/3 सदस्यों की शर्त है, ये 2/3 ना होकर बल्कि 1/3 थी। और इसमें सिर्फ विलय की भी बात नहीं थी कि 1/3 सदस्य यदि दल छोड़कर जाते हैं तो उन पर नहीं लगाया जाएगा दल बदल विरोधी कानून। लेकिन इसमें हुआ कि इसको बहुत ही कमजोर कानून माना जाने लगा। और खासकर जैसे हम देखते हैं कि बहु राजनीतिक दल हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है और उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल और उनकी सदस्यता बहुत कम होती है सदनों के अंदर। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनके 2 सांसद, 4 सांसद, इस तरह से। अब उसमें 1/3 तो बहुत कम, 1-2 भी छोड़ जाएं तो 1/3 हो जाते हैं। तो नाकाफी हो रहा था दल बदल विरोधी कानून, खासकर छोटे राजनीतिक दलों में दल बदल को रोकने के अंदर। तो फिर इसके नियम को कड़ा किया गया और 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा यह 2/3 की सदस्य को छोड़कर जाने का जो नियम है और साथ में दूसरे राजनीतिक दल से विलय का जो नियम है, इसको प्रतिपादित किया गया है। अब आते हैं आगे, निर्णय प्राधिकारी। हमने बात की है कि यदि कोई भी सांसद या विधायक अपने राजनीतिक दल को छोड़कर जाता है तो उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लगाया जाएगा। परंतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें याद रखेंगे, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास यह अधिकार होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात करें तो सभापति महोदय के पास यह अधिकार सुरक्षित रखा गया है। और इसमें इससे भी महत्वपूर्ण यह जानना कि जब दल बदल विरोधी कानून लाया गया 1985 में, तो पीठासीन के इस निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी माना गया। मतलब पीठासीन अधिकारी के इस निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। जो निर्णय पीठासीन अधिकारी ले लेंगे उसी को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। परंतु साथ ही याद रखेंगे कि हो तो होलोहॉन केस 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा अब यह अंतिम और बाध्यकारी नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि निर्णय लेने की शक्ति दल बदल विरोधी कानून के ऊपर आज भी पीठासीन अधिकारी की है, जिस भी सदन के सदस्य के बारे में वो निर्णय लिया जा रहा है। परंतु पीठासीन अधिकारी का यह निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी नहीं है, वरन इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। और यह नियम कब बनाया गया है? यह 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में निर्णय दिया है जिसका नाम है किहोतो होलोहॉन केस। किहोतो होलोहॉन बनाम भारत संघ। तो इस तथ्य को जरूर याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर यह भी याद रखेंगे कि जितनी भी अन्य अयोग्यताएं हैं, जैसे मैं सांसदों की बात करूं तो सांसदों की जितनी भी अन्य अयोग्यताएं हैं, जैसे कि लाभ का पद होना, पागल होना, दिवालिया होना, या फिर कोई और अयोग्यता जो जनप्रतिनिधि अधिनियम से आती है, उन सब पर निर्णय लेने का अधिकार सांसदों के मामले में राष्ट्रपति जी को और विधायकों के मामले में राज्य के राज्यपालों को है। परंतु जब हम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता की बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून के परिप्रेक्ष्य में, तब यह अधिकार है सदन के पीठासीन अधिकारी को। तो यह फर्क जरूर हम याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं और समझते हैं राजनीतिक दलों की मान्यता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। देखिए, 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक है पंजीकृत, जो सिर्फ हमारे भारत के निर्वाचन आयोग पर जाकर पंजीकृत हो जाते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर। तो ऐसे तो बहुत सारे राजनीतिक दल को पंजीकृत किया गया है, 2000 से ज्यादा राजनीतिक दल हमारे यहाँ पंजीकृत हैं। लेकिन उन पंजीकृत राजनीतिक दलों में से जब चुनाव के दौरान उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों में से कुछ को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर 2 तरह की मान्यता दी जाती है। एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरे राज्य स्तर के प्रादेशिक राजनीतिक दल।
अब इन सब चुनावी प्रदर्शनों के लिए मापदंड क्या तय किए गए हैं, तो सीधे तौर पर याद रखेंगे और प्रारंभिकी के लिए अति महत्वपूर्ण कथन जो हमें यहां से याद रखने हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन होंगे। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए 3 अहर्ताओं में से कोई एक अहर्ता या कोई एक चुनावी प्रदर्शन चाहिए जिसके आधार पर संबंधित राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे दी जाएगी, इस खिताब से नवाज दिया जाएगा। तो इन 3 में से कोई एक आना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई एक राजनीतिक दल बनाया और आपकी अभिलाषा यह है कि मेरे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे दी जाए, तो उसके लिए चुनाव में आपको क्या प्रदर्शन या फिर आपके राजनीतिक दल को क्या प्रदर्शन करना होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में जितने भी मत पड़े उसका 6% आपके राजनीतिक दल को मिला है, जो कम से कम 4 राज्यों से होना चाहिए, और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट भी आपके राजनीतिक दल ने जीते हैं। देखिए, यदि 6% जो कुल वैध मत हैं, जो कुल वैध मत लोकसभा में पड़े हैं, उसका 6% यदि आपको 1 या 2 राज्य में आ गया तो आप क्षेत्रीय राजनीतिक दल होने का दावा तो कर सकते हैं, बट राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। तो यहां पर यह कहा गया है कि कुल वैध मतों का 6% आप जो प्राप्त करेंगे, यह मत प्रतिशत कम से कम 4 राज्यों से इकट्ठा होना चाहिए। मतलब यह भी लाजमी है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए यह जरूरत नहीं कि भारत के 28 राज्यों में ही आपको मतदान हुआ हो, परंतु कम से कम 4 राज्यों से आपने मतदान इकट्ठा किया है, जो कुल वैध मतों का 6% है, और इसी के साथ कम से कम 4 लोकसभा की सीट भी जीत चुके हैं, 4 लोकसभा सांसद आपके राजनीतिक दल से जीत चुके हैं। तो याद रखेंगे, 4 राज्यों में 6% कुल वैध मतों का हिस्सा, और साथ में 4 लोकसभा के सांसद भी आपके राजनीतिक दल के हैं। यदि यह प्राप्त हो जाता है तो आप राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। चलिए, यह प्राप्त नहीं हो पाता है तो अगला मापदंड कहता है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% जीत लीजिए। मतलब जितनी भी लोकसभा की कुल सदस्यता है, मैं बात करूं सर 543 है, तो 543 का 2% जीत लीजिए। चलिए, गणित के हिसाब से मैं कहता हूं कि मान लीजिए ऐसी 11 हो गई, 2% निकालेंगे तो 11 के आसपास, ठीक है। अब 11 आपको जीतने हैं, लेकिन ये 11 भी एक ही राज्य से ना हो। मान लीजिए कि भाई उत्तर प्रदेश, अब 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वहां पर कोई राजनीतिक दल बहुत प्रभावकारी हो जाए और उसमें से 11, 12, 14 जीत ले, तब भी तो हम कहेंगे कि यार प्रादेशिक स्तर की हुई। तो यहां पर जो 2% सीटें आप जीत रहे हैं लोकसभा की कुल सदस्यता के, वो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। 3 राज्यों में आपके सांसद जीते हो तो आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दे दी जाएगी। और यदि यह भी प्राप्त नहीं होता है तो अंतिम उपाय आपके पास यह है कि आपके राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तर के राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल गई है। मतलब यदि 4 राज्यों में राज्य स्तर पर राजनीतिक दल की मान्यता मिलती है तो फिर अपने आप स्वतः ही उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी जैसे ही गुजरात में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता लेती है, 3 राज्यों में पहले से थी, हम आगे बात करेंगे, तो उसको स्वतः ही अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे दी गई है। तो यहां पर जानना यह अहम हो जाता है कि फिर राज्य स्तर पर राजनीतिक दल की मान्यता के लिए आपको क्या मापदंड चाहिए। अगला समझते हैं, राज्य स्तर की राजनीतिक दल के लिए मापदंड 5 हैं, जिनमें से कोई एक आप हासिल कर लें तो आपको राज्य स्तर पर राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी। इसमें पहला है, विधानसभा चुनाव में आपको मौका मिलेगा। अब जब आपके राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए तो कुल वैध मतों का आपको 6% हासिल करना होगा, और साथ में 2 विधायक भी आपके राजनीतिक दल से होने चाहिए। तो आपके राज्य में विधानसभा का चुनाव, कुल वैध मतों का 6% आपके राजनीतिक दल को हासिल होता है, और साथ में आपके राजनीतिक दल से कम 2 विधायक जीत जाते हैं, तो फिर राज्य स्तर की पार्टी बन जाएंगे। अगर यह नहीं प्राप्त हो पाता है तो अगला मौका लोकसभा चुनाव में आ जाएगा। जब आपके राज्य में लोकसभा के चुनाव हो तो कुल वैध मतों का, अब आपके राज्य स्तर की बात हो रही है, आपके राज्य में लोकसभा चुनाव में जितने भी वैध मत पड़े, उस वैध मतों का 6% आपके राजनीतिक दल के पास है, और कम से कम 1 सांसद आपके राजनीतिक दल से जीत चुके हैं। तो वहां पर 6% वैध मत और साथ में 2 विधायक, और यहां पर लोकसभा में 6% वैध मत और साथ में
एक सांसद तो आपको राज्य स्तर की पार्टी बना दिया जाएगा। आगे चलें तो विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीटें या फिर 3 सीटें जीत लें, जो भी अधिक हो। अब आपके राज्य में जितनी भी विधानसभा की सीटें दी गई हैं, अब उसके मुकाबले या तो आप 3% सीटों पर अपने प्रत्याशी को जिता लें, या कम से कम 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी को यदि जिता लेते हैं आपके राज्य में, इनमें से जो भी दोनों में से संख्या अधिक है। यदि आपके राज्य में विधायकों के मुकाबले 3% अधिक है तो फिर 3% का फार्मूला आप पर लागू होगा, और यदि 3 अधिक है तो 3 का फार्मूला आपके ऊपर लागू होगा। भाई सीधी बात है, जिस भी राज्य में 100 से कम विधायकों की गिनती है, सदस्यता है विधानसभा की, जो सदस्य 100 से कम है, तो वहां पर 3 का फार्मूला लागू होगा, और जहां पर 100 से अधिक है वहां 3% का लागू होगा। तो जो भी अधिक है वो संख्या बल यदि आपके पास आता है तो आपको राज्य स्तर के राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। और फिर आते हैं कि लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटें आपके राज्य को मिली हैं, हर 25 के मुकाबले 1 आप जीत लें। मतलब यदि आपके राज्य में लोकसभा की 25 सीटें आवंटित की गई हैं तो आपको 1 जीतनी है। यदि आपके राज्य में 50 लोकसभा सीटें हैं तो आपको 2 जीतनी है, 75 हैं तो आपको 3 जीतनी है। तो हर 25 के मुकाबले 1 लोकसभा सीट आप जीत जाएंगे तो भी आपको राज्य स्तर की पार्टी बना दिया जाएगा। और फिर आते हैं अंत में कि विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में आपके राज्य के अंदर आपके राजनीतिक दल से एक भी सदस्य नहीं चुना गया है, ना वो सांसद चुना गया, ना वो विधायक चुना गया, परंतु आपके राजनीतिक दल जितने भी आपके प्रत्याशी हारे हैं, परंतु सभी का जो मत है उसको मिलाकर आपने राज्य में पड़े कुल वैध मतों का 8% या उससे ज्यादा हासिल कर लिया है, तो फिर आपको राज्य स्तर के राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। अब यहां पर देखते हैं आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई गई है अभी हाल फिलहाल में गुजरात के चुनाव के बाद। तो उसमें पहले तो ये देखें कि राष्ट्रीय स्तर पार्टी के लिए क्या मापदंड या मानदंड हासिल किया है आम आदमी पार्टी ने। तो वहां आम आदमी पार्टी का जो स्तर है वो ये है कि वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता प्राप्त है। तो हमने अभी पीछे देखा था कि यदि 4 राज्यों में आपको राज्य स्तर की पार्टी बना दिया जाता है तो स्वतः ही आपको अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लिया जाएगा। तो पहला तो ये कि कौन सा मानदंड हासिल किया है आम आदमी पार्टी ने, और फिर देखें तो किन किन राज्यों में। तो याद रखें आम आदमी पार्टी गुजरात से पहले पंजाब, दिल्ली और गोवा, इन 3 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर स्थापित थी। और जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक तो 13% वोट उनको मिल गए और साथ में उनके 5 विधायक जीत गए हैं। तो फिर एक तो 6% वैध मत चाहिए थे और 2 विधायक, लेकिन यहां पर उनको 13% से ज्यादा वैध मत मिले हैं और 5 विधायक जीत गए हैं गुजरात में। तो गुजरात में जो राज्य स्तर की पार्टी बने हैं वो पहला जो मानदंड है ये भी हासिल कर पाए, और यदि अंत में देखें तो 8% वैध मत चाहिए थे, उनके पास 13 वैध मत है, ये मानदंड भी उनके पास है। तो इन 2 मानदंडों के साथ पहले उनको राज्य स्तर की पार्टी गुजरात में बनाया गया, 3 में पहले से थे, 4 राज्यों में वो राज्य स्तर की पार्टी बनते हैं, तो स्वतः ही अब वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर स्थापित कर दिए गए हैं। तो एक तो समसामयिकी के तौर पर यह सब हमें याद रखना होगा, और फिर अहम हो जाता है कि इस वक्त भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बताई गई हैं। तो याद रखेंगे इस वक्त आम आदमी पार्टी है। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए कि आप याद रखें कि जो भी इनके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, वो कौन व्यक्ति हैं। तो आम आदमी पार्टी हम जानते हैं राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है जिसकी अध्यक्ष मायावती। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी है जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं। तो एक तो 3 पार्टी इसमें हो चुकी हैं, और इसी के साथ आते हैं आगे तो एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्टवादी। तो जो मार्क्सिस्ट पार्टी है जिसके महासचिव सीताराम येचुरी हैं, चौथी ये हो गई है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस इसको कह देते हैं, 5वीं पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर। और इसी के अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी नाम की एक पार्टी है, और यह उत्तर पूर्व का पहला राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। कोनार्ड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। 6वीं ये है। तो इस वक्त भारत में
6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। लेकिन कुछ नाम यहां पर लिख के मैंने काट दिए हैं। तो काटे इस वजह से हैं कि अभी कुछ महीने पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है और जो पहले 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते थे उसमें से 3 की छुट्टी कर दी गई है, 3 की मान्यता को रद्द कर दिया गया है, वो भी उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर, मनमर्जी तरीके से नहीं है। तो इसमें याद रखेंगे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, तो इनको अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता इनकी समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए भारत में 2 हैं जिसको आमतौर पर अंग्रेजी में बहुप्रचारित किया जाता है, सीपीआई, सीपीआई-एम। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्टवादी नहीं बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके महासचिव डी राजा जी हैं, इनकी राष्ट्रीय मान्यता रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ फिर हम आगे आते हैं और देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की अध्यक्षता में चलने वाली, महाराष्ट्र में इनका ज्यादा प्रभाव है, इनकी भी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। तो एक तो 3 जिनकी राष्ट्रीय मान्यता रद्द हुई है वो हम याद रखेंगे, और बाकी 6 जिनको अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता प्राप्त है, इनको याद रखेंगे। समसामयिकी के आधार पर यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है अभी हाल फिलहाल में होने वाली प्रारंभिकी परीक्षाओं के लिए। तो कथन के तौर पर जरूर इन चीजों को याद रखना है। आगे चलते हैं और समझते हैं अंतिम चीज, आदर्श आचार संहिता। देखिए भारत एक ऐसा देश जहां पर गाहे बगाहे निर्वाचन किसी ना किसी राज्य में चलता ही रहता है। तो ये जो निर्वाचन प्रक्रिया हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं, वो समसामयिकी के तौर पर भी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो एक और चीज हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर, वो है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अंग्रेजी में बड़ा इसको प्रचारित किया जाता है नामों से। तो इसको आचार संहिता, चुनाव संहिता आदि इत्यादि नामों से बुलाया जाता है। तो क्या इसको लेके संविधान में कोई प्रावधान है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसको लेके जनप्रतिनिधि अधिनियम में कोई प्रावधान है? बिल्कुल नहीं। यह तो जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है उसी के द्वारा जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है। याद रखेंगे इस चुनाव संहिता के पीछे या फिर आदर्श आचार संहिता के पीछे किसी भी तरह की जो कानूनी शक्ति है वह कार्य नहीं करती है, वरन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वायत्त शक्तियां काम करती हैं। अब ये चीज क्या है और कैसे? हमारे यहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है। तो याद रखेंगे आदर्श आचार संहिता, इसका उद्देश्य होता है सभी राजनीतिक दल को समान अवसर प्रदान करना, और खासकर जो राजनीतिक दल सत्ता में है, सत्ता में होने का फायदा उठाकर कहीं वह दूसरे राजनीतिक दलों पर हावी होने की कोशिश ना करे या फिर अति विशिष्ट स्थान ना मिल जाए सत्ता में होने की वजह से किसी भी राजनीतिक दल को, वो खासकर कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने लग जाए चुनाव प्रक्रिया को अपने हक में करने के लिए। तो उसमें उसी तरह के हम आगे प्रावधान देखेंगे। परंतु इसकी शुरुआत होती है 1960 में केरल विधानसभा के चुनाव में, और यहां पर एक छोटी सी लिस्ट जारी की गई। मतलब राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा यह कहा गया कि कुछ कार्य जो आप कर सकते हैं और कुछ कार्य जो आपको नहीं करने हैं। तो एक सुझाव पत्र के तौर पर शुरुआत होती है आचार संहिता की, और इसमें किस तरह के मुद्दों की बात की गई थी, जैसे बैठकों के बारे में, जुलूस, भाषण, नारे, पोस्टर आदि इत्यादि। भाई पोस्टरों पर किस तरह की बातें लिख सकते हैं, किस तरह की नहीं लिख सकते हैं, किस तरह के नारे होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे भड़काऊ नारे नहीं होने चाहिए या फिर सांप्रदायिक नारे नहीं होने चाहिए। अगर को कोई कहना कि मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली छाती पर, इस तरह के नारे नहीं होने चाहिए। सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले नारे ना हो, बैठकों में इस तरह की बातें ना की जाएं। तो कुछ इस तरह की बातें, और इनको सभी राजनीतिक दलों से साझा किया गया, भाई आप ये कार्य करें, ये ना करें। तो इस तरह एक सुझाववादी पत्र के तौर पर इसकी शुरुआत होती है। और फिर 1962 में जब केरल के चुनाव में हमने देखा कि इसके काफी सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो 1962 में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से इसको साझा किया गया और कहा गया कि आगामी चुनाव में, वो चाहे सांसदीय के हों चाहे विधायकी के हों, हम राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करते हैं कि ये जो परामर्शदायी पत्र हम आपसे साझा कर रहे हैं, इनकी बातों का अनुसरण करेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है, इन बातों का अनुसरण आप करेंगे। और साथ ही जो आज के वर्तमान रूप में है, यह 1951 में इसका स्वरूप आया। हम आगे इसके स्तंभ देख लेंगे। और खासकर जब TN सेशन साहब को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने
इसको आज के आधुनिक वर्तमान रूप में प्रतिपादित किया था। देख लेते हैं वर्तमान रूप में, और सबसे पहले देखते हैं आदर्श आचार संहिता के 8 स्तंभ। किन चीजों के ऊपर चुनाव आयोग आचार संहिता में भिन्न भिन्न प्रावधानों के द्वारा राजनीतिक दलों से कहता है कि आपको किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह का नहीं करना है। तो एक तो सामान्य आचरण, तो जो भी प्रत्याशी हैं उनका सामान्य आचरण कैसा होगा निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं में। इसके अलावा बैठकें होती हैं, आपका जुलूस या कोई रैली निकलती है। इसके अलावा मतदान का दिन है, मतदान केंद्र के ऊपर आपका कैसा व्यवहार रहेगा, पर्यवेक्षकों के कार्य रहेंगे, और खासकर सत्ता में जो राजनीतिक दल है वो किस तरह के आदेश जारी कर सकता है, किस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकता है। और साथ ही चुनाव घोषणा पत्र, जैसे 2013 में आचार संहिता में शामिल किया गया था चुनाव घोषणा पत्र का भी स्तंभ। मतलब इसको यदि हम विस्तृत रूप से पढ़ने बैठें तो चुनाव आयोग यह भी कहता है कि जो भी चुनाव के घोषणा पत्र होंगे, इसमें कोई भी राजनीतिक दल यदि कोई वादा करता है लोगों से कि हम आपके लिए सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, तो यह सिर्फ हवाई वादे नहीं होने चाहिए, बल्कि वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपकी क्या योजना है, आप उसका भी वर्णन घोषणा पत्र में करेंगे। मतलब यदि कोई राजनीतिक दल यह कहता है कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, या किसानों की आय को 2 सालों में दुगना कर दिया जाएगा, तो आचार संहिता यह कहती है अब घोषणा पत्र में आपको यह भी बताना होगा कि इस उद्देश्य की पूर्ति आप कैसे करेंगे। यह भी बताइए 2 करोड़ नौकरियां आप कैसे देंगे, या किसानों की आय को 2 साल में आप दुगना करेंगे कैसे, वो सारा जो पथ है वो भी बताइए अपने घोषणा पत्र के अंदर। तो इस तरह के 8 स्तंभों पर आधारित होती है आदर्श आचार संहिता। अब इसमें किस तरह की, जैसे जो इन्हीं 8 स्तंभों पर किस तरह की हम नियमन करते हैं, वो ये है कि निजी जीवन पर कोई हमला नहीं होगा। मतलब जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो एक दूसरे की यदि आलोचना करते हैं तो कार्य के आधार पर करें। निजी जीवन पर कोई भी कटाक्ष या फिर हमला नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सांप्रदायिक भावनाओं पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मतलब जब वोट देने जाएं तो जो मतदाता हैं उनसे ये ना कहा जाए कि आप सांप्रदायिक आधारों पर वोट कीजिएगा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बटन दबाते वक्त बजरंग बली को याद कीजिएगा। ये एक सांप्रदायिक भावना के द्वारा मतदान को प्रभावित किया जाना है। फिर हम बात करें तो बैठकों जुलूसों में अनुशासन या शिष्टाचार वो किस तरीके का आपको रखना है। साथ ही सत्ता में बैठी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकती। जैसे आप जानते हैं कि आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद सरकार किसी भी बड़े प्रोग्राम को या पॉलिसी को लागू नहीं कर सकती है, और इसी के साथ सरकारी खर्च पर कोई विज्ञापन नहीं होगा। जो विज्ञापन करना है राजनीतिक दल अपनी पार्टी के फंड से करेगी, सरकारी खजाने से नहीं करेगी। और साथ ही सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है कि नई भर्ती निकाल दी, नई नौकरियां निकाल दी हैं। आचार संहिता लग जाने के बाद वो सरकार नहीं कर पाएगी। यहां तक कि जो मुख्य ओहदों पर बैठे पदाधिकारी हैं उनके हस्तांतरण के लिए भी हमें मुख्य चुनाव आयोग से पूछना होगा। ये शक्तियां भी सीमित कर दी जाती हैं राज्य सरकारों की। तो इन सब के द्वारा हम कोशिश यह करते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को आयोजित कराया जा सके। अब इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे आचार संहिता कब लागू होती है, ये प्रभावी कब होती है, क्योंकि इसको लेके कोई कानून तो है नहीं। तो याद रखें कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग जब भी किसी राज्य के लिए या लोकसभा के लिए किसी क्षेत्र में चुनावों की तारीख को उसका उद्घोष कर देता है, और खासकर यह होता है एक प्रेस नोट के जरिए। मतलब जो भी हमारे भारत के अखबार हैं या फिर टीवी चैनल हैं, इनके लिए एक नोट जारी किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो जैसे ही ये नोट जारी होगा, मतलब और भी देसी भाषा में समझना हो तो जैसे ही किसी भी राज्य में या लोकसभा के चुनावों के लिए तिथि बताई जाएगी निर्वाचन आयोग द्वारा, स्वतः ही जो आदर्श आचार संहिता है यह भी प्रभावी हो जाएगी। और कब तक प्रभावी रहेगी, जब तक उस चुनाव में अंतिम वोट नहीं पड़ जाता है, चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर दिया जाता है। तो याद रखें, जैसे ही चुनाव की उद्घोषणा होगी किसी भी राज्य में, साथ के साथ स्वतः ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, और जब तक वहां पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आचार संहिता वहां पर लागू रखी जाएगी। और एक इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि इसकी कानूनी स्थिति। अब जैसे कि बात की गई है, इसको लेके हमने बात की है संविधान का कोई प्रावधान नहीं है या फिर कोई कानून नहीं है
जो इसको सीधे तौर पर लागू करता हो, लेकिन इसकी मांग खुद भारत के निर्वाचन आयोग ने खारिज की है। भारत का निर्वाचन आयोग कहता है कि नहीं, हमें कानून की जरूरत नहीं है। तो कानून की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तत्परता ही इसका सार है, और यदि आप इसको विधि द्वारा अधिनियमित कर देंगे तो तत्परता खत्म हो जाएगी। मतलब निर्वाचन आयोग कहता है कि देखिए, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में हम आदर्श चुनाव संहिता को या आदर्श आचार संहिता को बदल सकते हैं। तो जिस राज्य में जैसी स्थिति है, हम आचार संहिता में उसी से संबंधित कुछ नियमावली बना सकते हैं। यदि आप इसको संसद के कानून द्वारा अधिनियमित कर देंगे तो जो तत्परता है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग खुद कहता है कि हमें कानून की जरूरत नहीं है, हम खुद इसको अच्छे से चला रहे हैं और इसके परिणाम सकारात्मक मिल रहे हैं। और इससे इतर जो भी गंभीर कोई विषय है भारत के इस आदर्श आचार संहिता के अंदर, अगर कहीं पर यह है कि इसमें लिखी हुई बातें अपराध की श्रेणी में आती हैं, तो अन्य कानूनों में पहले ही वो संरक्षित हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता हो या जनप्रतिनिधि अधिनियम हो, तो आदर्श आचार संहिता के जो भी ऐसे बिंदु हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, वो या तो भारतीय दंड संहिता में या फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम में पहले ही संयोजित किए जा चुके हैं, तो उसके द्वारा अपराधियों को सजा दी जाएगी। तो इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, यह खुद भारत का निर्वाचन आयोग कहता है। आज की कक्षा में भारतीय संविधान में दिए गए भाग 15 और उसमें निर्वाचन से जुड़ी हुई प्रावधानों का अध्ययन किया है। खासकर उसमें हमने अनुच्छेद 324, जिसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, उसके अंदर नियुक्तियां, उनको हटाना, उनकी शक्तियों, फिर 325, 326, उसमें हमें मताधिकार के बारे में पता चला है, और फिर 327 में पता चला कि भारतीय संसद अधिकृत की गई है भारत में निर्वाचन से संबंधित विधियों के निर्माण के लिए। और फिर उससे भी महत्वपूर्ण, क्योंकि समसामयिकी में महत्वपूर्ण हो चुका है, तो हमें पता चला है कि 6 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, और इससे पहले 9 हुआ करते थे, तो 3 की राष्ट्रीय स्तर की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया है। और आम आदमी पार्टी सबसे नई पार्टी जिसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। इनके क्या मापदंड है, और साथ में हम भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसका भी अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।